वंचक नमस्कार। मैं द मोहित श्रीवास्तव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आतंक समाचार के साक्षात्कार कार्यक्रम में। आज मेरे साथ बात करने के लिए हैं लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय सचिव श्री कृष्ण कुमार सिंह जी, और आज हम इनसे बात करेंगे इनके लोजपा पार्टी के बारे में, बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में और इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के बारे में। तो चलिए आइए अब हम बात करते हैं श्री कृष्ण कुमार सिंह से। सबसे पहले स्वागत करते हैं श्री कृष्ण कुमार सिंह का। नमस्कार सर। सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि लोजपा क्या है और लोक जनशक्ति पार्टी की राजनीतिक विचारधारा क्या है। लोजपा एक विचारधारा है। हमारे पार्टी के संस्थापक पूरे देश के दलितों के मसीहा, पिछड़ों और स्वर्ण जाति के लोग भी आए हैं। हमारे नेता बार बार कहते हैं कि माली वही अच्छा होता है कि हर फूल को जो है सींचने का काम करे। इनके विचार जो है सो हर विकास के तरफ है, जिसका साक्षात प्रमाण हमारे संस्थापक, हमारी पार्टी के अध्यक्ष खुद, और आज तक देश में 543 लोकसभा क्षेत्र है, इसमें कुछ को छोड़ के हाजीपुर में जो विकास का इन्होंने धारा बहाया है, हम आजकल 50 साल के राजनीतिक जीवन में मैंने पूरे देश का, इस पार्टी के नाते हम पूरे देश का भ्रमण कर चुके हैं। हम उत्तर प्रदेश के चुनाव के प्रभारी रहे हुए हैं, हम महाराष्ट्र के प्रभारी रहे हुए हैं। हम इनके साथ जो है सो हैदराबाद हम लोग जा करके वहाँ रहे हुए हैं, और इनके विचार में किसी जाति के प्रति नफरत, भेदभाव नहीं है। सिर्फ उनके पास बिहार, देश के विकास की ही बात करते हैं। ठीक है, तो बात आपने कहा कि लोजपा जो है जिस विचारधारा पे चलती है वो दलितों के मसीहा है, वो सवर्णों को भी लेकर चलते हैं, वो सारे जाति धर्म के लोगों को लेकर चलते हैं और आगे बढ़ने की बात करते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि लोक जनशक्ति पार्टी सारे जाति धर्म सबको लेकर आगे बढ़ने की बात करती है, अपनी विचारधारा पे चलती है। लेकिन हमने लोजपा के इतिहास को देखा है और इतिहास यह केंद्रित करता है कि रामविलास पासवान, जो कि मौसम वैज्ञानिक कहलाते हैं, मीडिया कहता है या फिर बहुत सारे लोग कहते हैं, तो उनको इसलिए मौसम वैज्ञानिक कहा गया है क्योंकि वो अपनी विचारधारा को ही बदलकर वो अलग अलग पार्टी के साथ जाकर सरकार बना लेते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? कभी विचारधारा से वो अलग नहीं हुए, अपने विचारधारा से हमेशा जो है सो प्रतिबद्ध रहे हैं, और उसमें कभी बिहार के विकास के नाम पर अगर कहीं कोई समझौता हुआ है, किसी जाति धर्म के आधार पर नहीं, बिहार के विकास के नाम पर, देश की राजनीति के विश्वास पर, भरोसा पर, इन्होंने पार्टी में कई बार जो है ऐसी परिस्थिति होती है राजनीति में कि आदमी पार्टी पहले होता है, कभी कभी देश पहले होता है, बाद में पार्टी। तो इस परिस्थिति में रामविलास पासवान कहीं अपने विचारधारा से कोई समझौता नहीं। तो वो फिर कभी कांग्रेस के साथ सरकार बनाते हैं, कभी भाजपा के साथ सरकार बनाते हैं, कभी किसी के साथ। कांग्रेस के साथ कार बनी थी, मिनिमम प्रोग्राम बना था, उसमें वो जो है जो इनका अपना ये था कि हम इस उसूल पर काम करेंगे, उसूल से इन्होंने कभी समझौता। ठीक है, बात करते हैं कि ठीक है, लोजपा ने कभी उसूल से समझौता नहीं किया, देश हित में इसने अलग अलग पार्टी के साथ सरकार बनाई। चलिए, ये भी आपने पॉलिटिकली करेक्ट बात कही है, लेकिन हम एक तथ्य पे बात करना चाहेंगे। तथ्य ये है कि रामविलास पासवान, जो कि लोजपा के संस्थापक, लालू प्रसाद यादव, जो कि राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापक है, जनता दल यूनाइटेड के संस्थापक नीतीश कुमार है, जो पहले समता पार्टी के हुआ करते थे, छोड़िए समता पार्टी को, जनता दल यूनाइटेड, राजद और लोजपा में लगभग सेम समय पे बनी हुई तीनों पार्टी है। लेकिन आज के डेट में आरजेडी और जदयू की तुलना में लोजपा बहुत पीछे दिखती है। आखिर इसका कारण क्या है? अब तो पहले एक बात, नीतीश कुमार संस्थापक नहीं है, पार्टी के संस्थापक जैसे स्वर्गीय
जयखंड नेहरू जी थे और जिन्होंने पहले जनता दल जो बना, उसके बाद समता पार्टी बनी। अभी जदयू को इन्होंने अपहरण कर करके जो है तो जदयू में रखे हुए हैं। और दूसरा हमारा जदयू और राजद के बारे में आपने कहा, राजद बड़ी पार्टी, हम 39 सीट जीते थे, 29 सीट जीते थे हम। राजद उसके पहले 17 सीट पर जीत करके आई थी और फिर जो है 27 सीट जीती थी। इसके पहले जदयू और राजद का जो समझौता हुआ उसमें 20 सीट पर। लोकसभा में भी वो हम 6-7 सीट जीत करके आए थे, वो सिर्फ 2 सीट पर के जदयू जीत के आई थी। राजद 4 सीट जीत के आई थी। लोकसभा में हम उनसे बड़ी पार्टी थी। आज के डेट में उनसे जो है से हम लोकसभा में सीटों का जो समझौता हुआ उसमें मात्र हमको 7 सीट ही दिए, 6 सीट दिए, 6 सीट हम जीत करके आए हैं। 1 सीट हमारा राज्यसभा जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राज्यसभा में हमने दिया। चलिए हमारी पार्टी पूरे देश में ये चीज राजद का सिर्फ बिहार में है, जदयू का यहाँ है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक किसी भी जिला में, किसी भी प्रखंड में चले जाइएगा, हम नहीं कहते हैं कि बहुत जबरदस्त है, लेकिन एक बात जरूर है कि कहीं ना कहीं हमारे लोग हैं और हमारी पार्टी की विचारधारा से लोग। चलिए हम आपकी बात से सहमत हैं। आपने जो बात बोली लोजपा के हित में बोली, लोजपा के लिए बोली, लेकिन आपने बोला कि लोजपा ने 7 में से 6 सीट जीता या फिर जो भी सीट जीता, तो मेरा यही कहना है कि लोजपा जो वो अपने आइडेंटिटी पर नहीं जीतती है, वो भाजपा के आइडेंटिटी पे, मोदी लहर पे, सो कॉल्ड मोदी लहर या जो भी हो, मोदी लहर हो या ना हो, लेकिन मोदी लहर के आधार पे लोजपा जीतती है। आज के डेट में अगर हम बिहार में लोजपा को एक पार्टी मान लें, जदयू को एक पार्टी मान लें, आरजेडी को एक पार्टी मान लें, तो तीनों में अगर आप चुनाव करा लेंगे तो आरजेडी का अपना जनाधार पूरे बिहार में है, जदयू का भी लगभग है, लेकिन लोजपा तो आज के डेट में रामविलास पासवान को लोग लोजपा न मान के भाजपा मानते हैं। इस पे क्या? रामविलास पासवान भाजपा नहीं है, भाजपा की विचारधारा अलग है। रामविलास पासवान का जो लोक जनशक्ति पार्टी है उसकी विचारधारा अलग है। हम भाजपा नहीं हो सकते। भाजपा से हमारा नियमन प्रोग्राम के हिसाब से हमारा समझौता है। और नीतीश जी इसके पहले, माननीय मुख्यमंत्री इसके पहले जो है सब अलग होकर भी लड़े थे, राजद अलग लड़े। नीतीश जी 2 सीट जीत करके आए, राजद 4 सीट जीता था। तो उस समय जो लहर थी तो लहर भाजपा की थी, तो भाजपा की लहर में मेरा भी योगदान है। ऐसा नहीं है कि भाजपा अकेले अगर कर लेती तो हमारी क्या जरूरत। हम उनके सहपाठी हैं और उनके ईमानदार सहपाठी हैं। कुछ लोग तो छोड़ के चले गए हैं, जब से हम भाजपा के साथ आए हैं हम ईमानदारी से उनके साथ। ठीक है, मेरा सवाल ये नहीं था, आपने जवाब बिल्कुल सही दिया, जो चाहिए था वही जवाब दिया, लेकिन मेरा ये कहना था कि हम, आप या बहुत सारे लोग तो जानते हैं कि लोजपा अलग पार्टी है, रामविलास पासवान की अलग आइडेंटिटी है, लेकिन अगर नेशनल लेवल पर जाएंगे तो आज बहुत सारे लोग जो हैं वो रामविलास पासवान के पार्टी को उतना अच्छे तरीके से नहीं जानते जितना वो लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की पार्टी को जानते हैं। मेरा सवाल ये था कि रामविलास पासवान की पार्टी आज देश में उस पटल पे नहीं है जिस पटल पे इन दोनों की पार्टी है बिहार के लोगों में। लालू यादव जी घृणा की राजनीति करते हैं। कभी भी कहीं भी जाइए पूरे देश में, आप बिहार से जब लालू जी की राज थी उस समय आप जाते तो बिहारी को गाली देखी से देखा जाता था, लालू के राज से आया है और ये नफरत की राजनीति करते हैं। वो जो है सो जातीय की राजनीति करते हैं, वो भूरा बाल साफ करने की बात करते हैं। रामविलास पासवान के मुंह से कभी नहीं सुने होइएगा कि कभी किसी जाति के अगेंस्ट में बोले। जितना वो दलित के लिए है, उतना स्वर्ण के लिए है, उतना जो है सब पिछड़ों के लिए है, अति पिछड़ों के लिए है। इसलिए जब भी नाम लिया जाता है पूरे देश में
तो मान सम्मान के साथ जैसे श्री रामविलास पासवान जी का नाम ले लेता है। उस हैसियत में बिहार के किसी नेता का किसी की हैसियत नहीं है। वो मान सम्मान आदर के साथ जो किसी जाति किसी धर्म के लोग हैं जिस तरह से उनके बारे में इज्जत से आदरणीय माननीय कर करके बात करते हैं, ये हमारे राष्ट्रीय पार्टी के संस्थापक का ये पहला जो है सो गुण है। और सभी लोग आदर करते हैं, चाहे किसी पार्टी के लोग और किसी पार्टी के लोग हों, सभी लोग आदर करते हैं और आदर करते हैं उनके कि वो जो है से किसी के नफरत दिला देते हैं। इस बात से तो हम सहमत हैं कि लालू यादव, नीतीश कुमार या जितने भी लोकल लीडर हैं बिहार के, उनमें रामविलास पासवान का जो आदर है वो बहुत ऊपर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आरक्षण का, जो कि लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि लोजपा जो है वो दलितों की पार्टी कहती है और आरक्षण जो है दलित और ओबीसी वर्ग से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इस पर आप क्या कहते हैं? दलितों की पार्टी सिर्फ नहीं है, इस देश में पहला युवा नेता हमारे अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने पूरे सदन में उन्होंने कहा कि युवा एक बनाई। ये पहला नेता है कि पूरे देश में कहा कि नहीं, युवाओं के लिए एक देश अलग फर्म होगा। और जिनको मोदी जी ने माना है, मोदी जी कहे, इसके लिए कई बार उनकी तारीफ कर चुके हैं। इससे दलितों की पार्टी नहीं है, जो सभी के सभी, सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के लोग इसमें सम्मिलित। आरक्षण पर आरक्षण ठीक नहीं है। आरक्षण बाबा साहब ने जो दिया है और उस पर हमारा ये है कि आरक्षण अभी जो है सिर्फ जिन लोगों की जरूरत है उनको आरक्षण आज जरूरत के आधार पे कहाँ मिल रहा है? आज जो दलित अपने आप को सक्षम किए हुए हैं, जिनके पास पैसे की कमी नहीं है, जिनके पास कुछ नहीं, वो भी आरक्षण लेकर वो सारा काम कर रहे हैं। जहाँ तक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात है, उन्होंने बोला था कि 10 साल के बाद ही आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि उस समय की परिस्थिति कुछ और थी। आज की परिस्थिति बहुत अलग हो चुकी है। आज SC/ST एट्रोसिटी एक्ट की बात होती है तो उसको संसद के अंदर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया जाता है। ये आपकी पार्टी और अभी की जो सरकार है इसने पलटा है। इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के तहत बहुत सारे ऐसे गलत काम हो रहे हैं जो कि नहीं होने चाहिए। इस पर क्या कहना है? देखिए, जब SC/ST की बात कर रहे हैं तो परिस्थिति थी देश में, बाबा साहब ने 10 साल के लिए कहा। जब जरूरत हुई तो जो लोग अभी विरोध कर रहे थे, सभी लोग कांग्रेस की सरकार बनी, जनता पार्टी की सरकार बनी, सभी की सभी नेताओं ने जैसे उसको स्वीकार किया है। तो मेरे ही नेता का नहीं है। और जहाँ तक मेरा सवाल है, हम आपको अभी भी कहते हैं कि जो हालात अभी दलितों का है, अभी तो जो हुआ उसमें 10% जैसे उन्हें सोनों के लिए भी किया है। तो उसमें जो हुआ मोदी जी के सरकार में, इन्होंने जो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने चिराग पासवान जी ने किया, उसके के लिए सदन बुलाई गई। सदन में तो ये भी हुआ कि गरीब जो 10% लोग हैं उनको भी आर्थिक आधार पर उनको दिया गया। सिर्फ तो दलितों की बात नहीं, उसमें तो सोनों की भी बात है। आपने कहा कि ये जो आरक्षण जो है ये सिर्फ LJP का मुद्दा नहीं है, यहाँ पे हर पार्टी इसका समर्थन करेगी, क्योंकि किसी पार्टी ने अपना आत्मबल दिखाया ही नहीं कि वो आरक्षण का विरोध करे। जब RSS या कुछ कहती है बिहार में आके कि हम आरक्षण पे बात करेंगे, तो बिहार की जनता रातों रात अपना मत बदलकर किसी और पार्टी के पक्ष में वोट दे देती है। तो आरक्षण के खिलाफ बात करना तो आज के डेट में पॉलिटिकली बहुत गलत हो जाएगा, क्योंकि अपने पैर में खंजर मारने की बात है। लेकिन जितने भी लोग आरक्षण की बात करते हैं उसमें से 50%, चाहे वो मोदी जी हों, चाहे वो आपके रामविलास पासवान हों, उनके दिल ये कहता है कि आरक्षण नहीं होना चाहिए, लेकिन वो अपने आप को ये नहीं कर सकते क्योंकि जनता का वोट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे किसी न किसी बड़ी पार्टी, चाहे वो LJP हो, चाहे वो जदयू हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, इसको आरक्षण के खिलाफ आना होगा। नहीं तो हमें नहीं लगता कि पूरा कलयुग खत्म हो जाएगा, पूरा भारत खत्म हो जाएगा, फिर सब सतयुग में आ जाएंगे। आरक्षण खत्म नहीं होने वाला है। संविधान में जब भी ये हुआ उसके लिए 10 साल के लिए आपने ठीक कहा, 10 साल के लिए हुआ था। फिर जो
परिस्थिति बदली, बढ़ते चला गया, आज भी बढ़ रहा है। और आज भी हम मानते हैं कि अभी जरूरत है, अभी जो नीचे के लोग हैं, जो नीचे से नीचे लोग हैं, उनको आरक्षण मिले। नीचे से नीचे तो सवाल में भी है, तो सवाल में 10% और उसको भी अभी ये भी है, वो तो 3% सुने, 3% कर्पूरी स्वर्गीय श्री कर्पूरी ठाकुर जी ने भी 3% स्वर्ण को ये दिया था। ये पहला जो है, अगला 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 जो है प्रधानमंत्री विशाल प्रताप सिंह बने थे, जिन्होंने जो है पिछड़ों के लिए किया। पिछड़ा का बेटा जो है मोदी है, और मोदी ने जो है हम लोग के लिए 10% किया। वो तो आप मंडल कमीशन की बात करें तो मंडल कमीशन की बात को हम एक साइड रखें। हाँ, बात करते हैं कि जो पिछड़े के बेटे ने अगड़ों के लिए किया, ये सीधा दिखता है, पूरी दुनिया को दिखता है कि जब मध्य प्रदेश हार जाते हैं, राजस्थान हार जाते हैं, छत्तीसगढ़ हार जाते हैं, तो उन्हें लगता है कि ये हम इसलिए हार गए क्योंकि हमने SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को अपने सदन में पलट दिया था सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, जिसके कारण सर्वात नाराज हो गए। तो उनको खुश करने के लिए चलो ये करो, क्योंकि 2019 में चुनाव आने वाले हैं। यही 2019 में चुनाव आया, तो 2000 चुनाव आया, तो फिर भी तो हम हारे हैं। हम तो महाराष्ट्र हारे हैं, हम लोग दिल्ली हारे हैं। उन्हें केंद्र जीता था, केंद्र जीता था। नहीं, केंद्र जीता था, तो उस समय तो 10% लग गया था। कहाँ से उन्होंने हमको सब कुछ वोट कर दिया। अगर जो है अगर हम यही बात सत्य है, तो दिल्ली में जो स्वर्ण लोग हैं, तो वो हमको क्यों नहीं वोट किए? वो जो है क्यों नहीं जो है हमको महाराष्ट्र में वोट किए? क्यों नहीं हमको झारखंड में सब वोट किए? देखिए, सबसे पहली बात करते हैं महाराष्ट्र में तो बहुत किए थे। महाराष्ट्र में तो क्या हुआ क्या नहीं, वो शिवसेना की बात है। सरकार तो आप ही की बनी थी, अब वो बाद में वो अलग हो गया, तो वो शिवसेना की व्यक्तिगत बात है। दिल्ली की बात करते हैं तो वहाँ पे जनता को थोड़ी ज्यादा पसंद आ गई इन सारे चीजों की तुलना में, तो वो अलग बात है। वहाँ पे शाहीन बाग और बहुत सारे मुद्दे हुए थे, तो पोलराइजेशन वगैरह की बातें हैं। झारखंड की बात करें तो झारखंड में रघुवर दास के खिलाफ कुछ एंटी इनकम्बेंसी थी और बहुत सारी चीजें थी, जिसमें हम उस पर नहीं जा रहे हैं। हम आप जो कहे कि उसके लिए ही 10% बना था, तो 10% तो ये भी इसमें भी तो था। 10% जब इतने लोग नाराज थे, जब हमको लोकसभा में खुश हुए, तो फिर विधानसभा में हमको क्यों नहीं वोट? महाराष्ट्र में दिए ना आपको। महाराष्ट्र में, दिल्ली में क्या हुआ? दिल्ली को छोड़िए, दिल्ली तो कैसे मुफ्त खोरी की है, वो मुफ्त खोर है। वो दिल्ली वाले तो मुफ्त पसंद है उनको। दिल्ली में तो हमको नहीं दिया, दिल्ली तो मुफ्त वाले बन। हम आरक्षण के पक्ष में हैं। हमारी पार्टी जो है आरक्षण के लिए है। हम युवा जो है सोची बनाना चाहते हैं पूरे देश में, जिसका हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जो लोकसभा में भी कई बार बोल चुके हैं कि हमारे युवाओं के लिए एक जो है अलग संस्था हो, अलग जो है बने, और हर जाति के युवाओं का उससे जोड़ा जाए, जिससे रोजगार की। ठीक है, मतलब आप आरक्षण के पक्ष में हैं। वो अभी जैसे चल रहा है वो भी ठीक है, और आगे जैसे भी होगा वो आप उसके पक्ष में रहेंगे, क्योंकि आरक्षण आपके हिसाब से होनी चाहिए। नहीं, हमारे हिसाब से आरक्षण नहीं होनी चाहिए। जो परिस्थिति आएगी उस परिस्थिति के मुताबिक होना चाहिए। अभी जरूरत है। ठीक है, अब हम इस मुद्दे को थोड़ा सा बिहार और आरक्षण से बाहर करके नेशनल लेवल के मुद्दे पे ले जाते हैं। अब बात करते हैं भारत और चीन के विवाद पे। इस पर आपका क्या कहना है कि अभी हम लोग कैसे हैंडल कर रहे हैं और कैसे हैंडल करना चाहिए? देखिए, मोदी जी इस देश के नायक हैं, और जो भी कर रहे हैं तो भारत को करना चाहिए। तो पिछली सरकार ने जो गलती की है, वो गलती मोदी जी नहीं करेंगे और नहीं करने जा रहे हैं। आपका देश सुरक्षित हाथ में है, सुरक्षित है, और चीन से आंख में आंख डाल करके बात करने में नहीं। मतलब उन्होंने कल जो डिजिटल स्ट्राइक किया, मतलब आप कहें तो चाइनीज एप्लीकेशन जो टिकटॉक के समेत जो 59 चाइनीज एप्लीकेशन थे उसको प्रतिबंधित कर दिया। ये एक डिजिटल स्ट्राइक हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, डिजिटल स्ट्राइक हुआ। तो मतलब ये एक बहुत अच्छा कदम है, जिसका आतंक समाचार भी समर्थन करता है और कहता है कि बिल्कुल आज का नेतृत्व जो है, भारत का नेतृत्व एक सुरक्षित हाथों में है, और आने वाले समय में चीन को और हम सही तरीके से ला देंगे। अब हम बात करते हैं कि जब चीन की बात आती है तो अमेरिका की बात आती है, अमेरिका की बात आती है, और बहुत सारे देश के लोगों की बात आती है। तो आप देश के, विश्व के पटल में नरेंद्र मोदी को कहाँ पर देखते हैं? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी इनकी तारीफ करते हैं। आज नहीं कल आपका भारत विश्व गुरु बनेगा। इनकी क्षमता है पूरे विश्व में। उन्होंने एक दफा नहीं, कई दफा युद्ध में दिखा दिया है, और
जो संघर्ष के रास्ते हैं, संघर्ष पर मोदी जी बहुत आगे हैं। पूरी दुनिया में उनकी तारीफ हो रही है। ये पहला मौका है, पहला देश का प्रधानमंत्री है कि आज के डेट में कोई भी देश झूठ की बात करने की परिस्थिति में नहीं है। सबके साथ आंख में आंख मिला के बात करते हैं और उनको कई बार सुनते हैं। बिल्कुल, आज भारतीय संस्कृति का प्रचार पूरे विश्व में हो रहा है। लोग नमस्कार और नमस्ते कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को छोड़कर। अब हम बात करते हैं कि ठीक है, ये सारी चीज़ें तो हो रही है, आपके व्यक्तिगत व्यक्तित्व के बारे में अगर बात करें तो आप जयप्रकाश आंदोलन से जुड़े हुए हैं। आप एक कहें तो आधुनिक भारत के स्वतंत्रता सेनानी के तौर पे हैं। तो आप क्या अपना निजी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? आपने क्या क्या किया है अभी? देखिए, हम लोग 74 के आंदोलन में आए थे। हम लोग आए थे कि देश बदल देंगे, दुनिया बदल देंगे। उस समय हम लोग आए कि बेरोजगारी दूर हो जाएगी। हम लोग अपना स्कूल कॉलेज छोड़ करके हम लोग लगे थे। उसमें हमारे संस्थापक पार्टी के वो अग्रणी थे, बल्कि उस समय मुजफ्फरपुर ही जिला था, जॉर्ज फर्नांडिस जी जेल में थे। हम लोगों को लगा था कि एक नया भारत बनेगा, लेकिन जिस कल्पना के साथ हम आए थे वो पूरा अभी था। मतलब अभी बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ बाकी, मतलब आने वाले समय में आप उसको भी पूरा करना चाहेंगे। अब हम आपसे एक व्यक्तिगत सवाल और पूछते हैं कि आप अभी राष्ट्रीय सचिव हैं लोक जनशक्ति पार्टी के। आप अपने आप को आने वाले समय में भारतीय राजनीति में और कहां तक देखना चाह रहे हैं या कहां तक देखते हैं? देखिए, हम सिपाही हैं, पार्टी के सिपाही हैं। हम 27 साल से उनके साथ हैं। कमांडर वो हैं, जो आदेश करेंगे मैं आज तक मानते आया हूँ और वही मानते। इस बार एमएलए के तौर पे आ रहे हैं आप? अब पार्टी जो निर्णय करेगी मैं, ठीक है, मतलब पार्टी जो फैसला करेगी आप उसका स्वागत करेंगे। कोई दूसरी पार्टी अगर आपको बहुत बड़ा पद देगी तो आप नहीं जाएंगे? तो मैंने कहीं से कोई ये नहीं है, दूसरी पार्टी में जाने का कोई मतलब नहीं है। अब रहे हैं, जीवन के अंतिम पड़ाव में हैं। हम लोग जब से हैं हम उनके साथ हैं, थे, हैं और रहें। अंतिम पड़ाव तो कुछ नहीं होता, अभी तो बहुत अब तो है नहीं। अब लोग मानते हैं कि साहब जो है अब तो 50 साल की राजनीतिक जीवन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पार्टी के संस्थापक हैं उनके हो गए हैं। हम उनके साथ रहे हैं। आज तक हमको मान सम्मान जो भी हुआ है दिए हैं। हम ये नहीं जानते हैं कि राष्ट्रीय सचिव, हम एक जानते हैं कि हमारे गार्जियन हैं, जो आदेश करते हैं मानते हैं। वो हमारे कमांडर हैं, हम उनके सिपाही हैं। जो कहे हैं सब किए हैं, जो कहेंगे सब। बिल्कुल। अब आप हमें ये जवाब उत्तर दीजिए कि इस बिहार विधानसभा चुनाव में आपका चुनावी एजेंडा क्या होने जा रहा है, और क्या आप एनडीए में ही रहेंगे या फिर चुनाव से पहले कहीं और जाने का मन है? बिहार का चुनाव एजेंडा मेरा एक है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, ये मेरा है। और एनडीए से कहीं जाने का कोई मतलब नहीं है। हम एनडीए में हैं। जो लोग गए थे वो लोग सोचे कि कहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। हम न कहीं गए थे, हम जब से उनके साथ हैं और रहें। तो आप बिहार में तीसरे भाई के तौर पे ही रहेंगे, मतलब भाजपा और जदयू आपस में सेम शेयर सीट पे बांटेंगे और आपको जो बच जाएगा वो मिलेगा, यही होता है या फिर नहीं? अभी जो है सो भूरा बाल जो साफ कर रहे थे उनके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। अभी जो है सिर्फ उनकी सबसे पहला पसंद हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा चिराग पासवान जी हैं। जो लोग भूरा बाल साफ कर रहे थे उनके खिलाफ अगर एक नंबर में आम जनता की राय यही है। वरमऋषि समाज एक नंबर नेता अगर बिहार में देखना चाहता है तो चिराग पासवान जी को देखना चाहता है। हम एनडीए में हैं और रहें। तो आप
क्यों नहीं नीतीश कुमार की जगह पे आप कहते हैं एनडीए में कि चिराग पासवान को भावी मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि युवा भी ये पार्टी के फोरम पर बात होगी और वो राष्ट्रीय लेवल के जो लीडर हैं उसमें अगर हम वोट भेजेंगे तो हम उस पर बात करेंगे। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो तीनों राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठ के बात करेंगे, हमारी सहमति। तो क्या आप ये मूड नहीं बना रहे हैं कि हम लोजपा ही 243 सीट पे लड़े और चिराग पासवान को भावी मुख्यमंत्री? नहीं, हमारा पहला एजेंडा है कि जो राजद के सीट हैं, जो राजद ने जो जीता है उस पर पहला हक मेरा है, हम उसी सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे। वो सारा सीट हमारा है, उस सीट पर हम लड़ेंगे, तो उस पर हक हमारा है। आप 243 में कितना चाहते हैं? हमारा जो राजद का जो सीट है, जो कांग्रेस का सीट है, जो भाजपा जीती थी भाजपा का सीट है, जदयू जीती थी जदयू का सीट है, जो बाकी सीट जो बचता है वो सीट हमारा, हमको मिलना चाहिए। ठीक है। और जहाँ तक राजद की बात है तो राजद के तो 5 एमएलसी अभी कुछ दिन पहले जदयू में गए हैं और राजद तो खैर उसकी विचारधारा की बात ही नहीं करनी क्योंकि वो तो अलग बात आ जाती है। लेकिन आप चाहते हैं कि जितनी भी राजद की सीट है जहाँ जहाँ आप जीते वहाँ वहाँ आपको फिर से सीट मिलनी चाहिए। और जो भी सीट जदयू का सीट है वो सीटिंग सीट वो ले ले, भाजपा के सीटिंग सीट वो ले ले, और बाकी जो सीट जो बचता है वो सीट लोजपा को मिले और चुनाव हो, बिहार की जनता फैसला कर देगी। और अगर कभी पानी का पानी हो जाएगा, बिल्कुल सब कुछ सही होगा। अगर ऐसा न हो, अगर वैसा सीट आपको ना मिले एनडीए में जैसा रालोसपा के साथ हुआ था, वो भी बहुत दिन अमित शाह के आगे पीछे घूमे लेकिन अमित शाह ने उनको टाइम ही नहीं दिया, क्या लोजपा के साथ भी वैसा हो सकता है? क्योंकि लोजपा ने जदयू का विरोध किया था फिर भी जदयू आई एनडीए में। संभव नहीं है, संभव नहीं है। रालोसपा की बात रालोसपा से पूछिएगा, लेकिन उनका जो है जो मान सम्मान अमित शाह की और माननीय प्रधानमंत्री जो दिए थे उनको लगा कि कम है, आज कहाँ हैं आप देखिए। हम ऐसी मेरी कोई तमन्ना नहीं है, ना ऐसा कोई है। बिहार की जनता तय करेगी और नेताओं को आंख में आंख मिला करके बात जनता करेगी और जनता बताएगी सीट हमको चाहिए। जो राजद ने जो जीता है वो सीट जो है या कांग्रेस ने जीता है, जो सीटिंग वो लोग ले ले, बाकी हो सब। अब हम अपने सेकेंड लास्ट सवाल पे आते हैं और मेरा आतंक समाचार एक मुहिम चला रहा है हिंदू राष्ट्र भारत का। आतंक समाचार चाहता है कि भारत को आधिकारिक तौर पर हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए क्योंकि दुनिया में 50 से ज़्यादा मुस्लिम देश हैं, 50 से ज़्यादा ईसाई देश हैं, यहूदियों का भी इजराइल है, बौद्ध का भी म्यांमार है, लेकिन हिंदू का आधिकारिक रूप से जो एक देश था नेपाल, आज वो वामपंथी चीनी के हाथों बिक चुका है। तो क्या भारत को हिंदू राष्ट्र आधिकारिक रूप से बनना चाहिए? हमारी पार्टी का जो संविधान है हम उससे बंधित है। हमारी पार्टी के संविधान में ऐसा कुछ नहीं है, हम इस चीज को नहीं मानते हैं। धर्मनिरपेक्ष देश है, धर्मनिरपेक्ष देश रहना। तो धर्मनिरपेक्षता की आप बात करते हैं, लेकिन आप बंगाल से लेकर केरल तक चले जाएं, जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक चले जाएं, धर्मनिरपेक्षता तो तार-तार हो चुकी है। अब तार-तार हो चुकी है, धर्मनिरपेक्षता तार-तार हुई है। तो आज जो है उसी का 370 उसी का जवाब, 56 उसी का जवाब है। आज हम उससे हम अलग नहीं हैं। हमारे पार्टी के संविधान में धर्मनिरपेक्षता है, हम धर्मनिरपेक्षता के साथ हैं। मतलब लोजपा नहीं चाहती है कि भारत को आधिकारिक रूप से हिंदू राष्ट्र बनने की जरूरत है? नहीं, अभी जो हमारे पार्टी का संविधान उससे हम अलग हैं, हमारे पार्टी के संविधान के साथ। ठीक है। अब मेरा आखिरी सवाल ये है कि आप समाज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे मेरे चैनल के माध्यम से? हम आपके चैनल के माध्यम से हम 3 चीज अभी आपको बिहार चुनाव के 3 चीज हम कहना चाहते हैं। एक कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट ये होना चाहिए। जब तक बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट मिलेगा तब तक देश जो है तो हम कहाँ थे कहाँ चले आए हैं, पहला मेरा यही। दूसरा, जो हमारी बजट मीटिंग हुई थी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से, मैंने उनको कहा था कि अगर बिहार के मजदूरों का पलायन रोकना चाहते हैं
अगर जो 70% किसान को जो है सो आप सुरक्षित देखना चाहते हैं राज्य में, तो आप जो है मनरेगा को कृषि से जोड़ने का काम करेंगे। अगर मनरेगा कृषि से जुड़ गया तो बिहार के विकास को कोई नाई दलाल नहीं कर सकता। और कृषि से अगर किसान और मजदूर दोनों भाई भाई हो जाएंगे और दोनों के विकास होगा, मजदूरों का पलायन रुकेगा, आपका खाद्य की उत्पत्ति ज्यादा होगी और बिहार विकास की तरफ। दूसरा और तीसरा, सभी लोग की पारी होती है खेलने का। अब गावस्कर अब सरकर अब नहीं आएंगे, धोनी नहीं आएंगे, अब नए लोग आए हैं। एक मौका एनडीए को हमारे आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, एक मौका एनडीए को लोजपा को देनी चाहिए विकास। मतलब लोजपा का मुख्यमंत्री होना चाहिए बिहार के विकास। आतंक समाचार को समय देने के लिए बहुत बहुत नमस्कार।